स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी इस क्लास में, जिसमें कि मैं शुरू कर दी है मैराथन क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर। जैसे कि पहली क्लास में कंप्लीट कर चुका हूं और उसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है, जिसमें कि मैंने शब्दावली यानी कि राजनीतिक शब्दावली पर मैंने पहली क्लास ली थी, जिसमें कि शुरुआती शब्दावली के कुछ पार्ट मैंने इसमें कवर किया था। और अब हम उससे आगे की जो राजनीतिक शब्दावली है, जिसको कि पॉलिटिकल वोकेबुलरी कहा जाता है या फिर पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, वो टर्मिनोलॉजी की पूरे बेसिक जो वर्ड्स हैं उनको हम समझ रहे हैं इसमें। और उसके बाद में लगातार ये क्लास चलती रहेगी। तो आगे चलते हैं और आगे के जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो उपयोग होते हैं, हम उसको आगे समझेंगे। ये उन सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि आप अपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि जिसको कि आप आंसर राइटिंग कहते हैं, उन आंसर राइटिंग के लिए छोटे वर्ड्स को एलोबरेट करने के लिए बहुत आसानी होती है। तो वो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी इन क्लास से जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। जहां पे हमने पिछली क्लास को खत्म किया था, उसके बाद में हम आगे की जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है उसको हम लेंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले गन जो गन पॉलिसी थी उसको हमने कंप्लीट किया था, जिसमें कि गन वॉर डिप्लोमेसी को लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि गन वॉर डिप्लोमेसी आखिर होती क्या है, जिसमें कि आप एक देश से दूसरे देश पर नियंत्रित करने के लिए, जिसमें कि लिखा गया था कि एक प्रकार का ये राजनीतिक कूटनीति होती है, जिसमें कि अंतर्गत कोई भी देश अपने निहित स्वार्थ के लिए पूर्ति करने के लिए दूसरी देश पर अपनी शक्ति का भय दिखाता है, शक्ति का भय दिखाता है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है, उसे डराता है। उसी को गन वॉर डिप्लोमेसी कहा जाता है। और इसका एक सीधा जीता जागता उदाहरण मैंने दिया था, जिसमें कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिस तरीके से वर्तमान पॉलिसी का उपयोग कर रहा है, उस पॉलिसी को देखते हुए ये जो पॉलिसी मिलती जुलती गन वॉर डिप्लोमेसी से ही आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि मैं आपको अगली जो पॉइंट है, अगला जो टर्मिनोलॉजी है, उस पर हम बात कर लेते हैं, जो कि बोलते हैं गैलप पोल। गैलप पोल क्या होता है ये हम समझेंगे। ये भी एक प्रकार की पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड वर्ड है, जो कि लगातार उपयोग होता रहा है। इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी समस्या के लिए एक संपूर्ण जनसंख्या के विचारों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो बात की गई है वो पूरी की पूरी जो पब्लिक है, पब्लिक के जो ओपिनियन होते हैं, जनसंख्या, संपूर्ण जो वर्ल्ड की जनसंख्या है उसके खुद के जो ओपिनियन होते हैं, उसका एक प्रकार से एवल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें प्रतिनिधि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सैंपल बनाकर जनता से उसका अभिमत लिया जाता है। वहां पर उसका उससे एक मत लिया जाता है कि यहाँ पर आप उनके विचारों से कितने सहमत है। एक प्रकार से पोल लिया जाता है। तो एक मतलब कि एक प्रकार का एक ओपिनियन पोल होता है, और ये प्रणाली उसी से मिलती जुलती है, जिसको कि गैलप पोल कहा जाता है। यानी कि ओपिनियन पोल, गैलप पोल, या फिर अभिमत संग्रह इसको बोलते हैं, जिसमें कि पूरे एक देश की जो आबादी है, देश में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से वहां पर जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उसके बारे में राय लेना, उसके बारे में जानकारी लेना कि आप इनकी जो कार्य है, इनकी करने का जो तरीका है कार्य करने का, उससे आप कितने ज्यादा सहमत हैं। तो इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है, इसको गैलप पोल कहा जाता है। अच्छा, इस प्रणाली को अमेरिका में डॉक्टर जॉर्ज गैलप के द्वारा इसको अभिकल्पित किया गया था। यानी कि डॉक्टर गैलप ने ही इस टर्मिनोलॉजी को लिया था, इसलिए इसको गैलप पोल कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको इसको गैलप पोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर जॉर्ज, जो कि अमेरिका के थे, उनके द्वारा इनको क्या किया गया था, अभिकल्पित किया गया था। उनके द्वारा इस अभिक्रिया को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, इसलिए इसको गैलप पोल के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको ओपिनियन पोल के नाम से भी जाना जाता है, अभिमत संग्रह या फिर
आपकी खुद की जनसंख्या जो वहां पर निवास करती है उस देश में, उसकी राय। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगले पॉइंट लेते हैं, अगला जो है वो है जनमत। जनमत अगली टर्मिनोलॉजी जो कि राजनीतिक शब्दावली के रूप में लिया जाता है। तो जनमत के बारे में अगर हम बात कर लें तो जनमत जो शब्द है वो जब किसी देश में किसी विषय पर वाद विवाद खड़ा हो जाता है, यानी कि कोई भी एक टॉपिक है उस देश में मुद्दा बन जाता है, और मुद्दे पे वहां की रहने वाली जो आबादी, वहां पे रहने वाला जो जन समुदाय है वो उस पे कहीं ना कहीं उलझ जाता है, और इस प्रकार से विवाद जब खड़ा हो जाता है और जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जनता के विचार और उसकी जो सहमति है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें उस स्थिति में जनता का विचार और उसकी सहमति आवश्यक हो जाती है, और जनता के मत को जानने की प्रक्रिया को जनमत कहा जाता है। यानी कि पब्लिक का इसमें ओपिनियन क्या है, पब्लिक का जनमत क्या है, पब्लिक की राय क्या है, और उसमें उस विवाद में उस पब्लिक की राय को लेते हुए उस पर एक डिसीजन लिया जाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है जनमत, यानी कि जनता के द्वारा लिया गया मत या फिर ओपिनियन। इसको एक सिमिलर गैलप पोल की तरह भी कहा जा सकता है। गैलप पोल जो होता है वो वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि के लिए उस शब्द का उपयोग किया गया है। वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी बोला जाता है, यानी कि विधानसभा के सदस्य जो वहां पे एक नेता होता है जो कि अपनी उस जनता के द्वारा चुना जाता है इलेक्शन के द्वारा, उसके लिए गैलप पोल का टर्मिनोलॉजी उपयोग की जाती है। लेकिन यहाँ पर जनमत किसी विवाद, किसी मुद्दे पर, कोई सा भी एक मुद्दा जिसपे कि विवाद खड़ा हो रहा है उस पर ओपिनियन लेते हुए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जनमत टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगला मान ले लेते हैं, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वह है जेनोसाइड। जेनोसाइड, मेरे ख्याल से आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि जेनोसाइड होता क्या है। जेनोसाइड अक्सर आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो लेक्चर में या फिर किसी ना किसी टेलीविजन प्रोग्राम में आपने इस शब्द को भी सुना होगा। तो ये जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया और किस तरीके से बना, इस पर हम आप बात कर लेते हैं। तो ये जो शब्द है ये किसी सत्ता या प्रशासन के द्वारा अल्पसंख्यक के विनाश नियोजित करने के लिए काम कराया जाता है। यानी कि यहाँ पर सीधी की सीधी किसी सत्ता या प्रशासन, यानी कि वहां पर कोई एक ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी सत्ता है जो कि एक पर्टिकुलर ही रूल्स पर फॉलो करती है, और वहां पर कोई एक समुदाय ऐसा है जो छोटा है, जो कि जो वर्ग एक छोटा है, अल्पसंख्यक के रूप में लिया जाता है। तो वहां पर अल्पसंख्यक को खत्म करने के लिए एक नियोजित, यानी कि उनको खत्म करने के लिए उनको उनका कत्लेआम किया जाता है, यानी कि उनको मरवाया जाता है, उनको खत्म किया जाता है। और उनके लिए जो एक अत्यंत भेदभावपूर्ण जो पॉलिसी, यानी कि एक प्रकार से एक डिस्प्यूट डेवलप करके उनके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं पर भेदभाव होता है, तो उसको पारित करके उनके अधिकारों को सीमित करना, उनके जो राइट्स हैं उनको कंट्रोल करना, और उसके लिए उसको मजबूर कर देते हैं, और साथ ही साथ में वहां के लोग फिर वहां से पलायन कर लेते हैं, यानी कि पलायन यानी कि वहां से एस्केप होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो वर्ड है, उसी वर्ड को जेनोसाइड का के रूप में जानते हैं। जेनोसाइड टर्मिनोलॉजी उसके लिए उपयोग की जाती है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी पर, जो है कि जो है जुंटा। जुंटा, जुंटा क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो जुंटा भी एक शब्द जो है वो एक अगर देखा जाए तो एक प्रकार का ये स्पेनिश शब्द है। इसको स्पेन यानी कि स्पेनिश जो लैंग्वेज है उससे इस शब्द को लिया गया है, जिसका कि अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है परिषद। परिषद यानी कि काउंसिल, इसका जो मतलब होता है वो होता है परिषद। परिषद, या फिर इसको सीधी सीधी भाषा में देखा जाए तो इसको काउंसिल भी बोला जाता है। काउंसिल जो कि इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में जुंटा बोला जाता है, और स्पेनिश शब्द है ये जुंटा, और इसको इसका जो एक मीनिंग दिया जाता है वो परिषद। परिषद इसका हिंदी शब्द है और जुंटा जो है वो स्पेनिश शब्द है। तो सामान्यतः इसका जो प्रयोग होता है वो सैनिक सत्ता के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटर होता है, नहीं मिलिट्री शासन होता है। यहाँ पर एक मिलिट्री शासन होता है, ठीक है ना, मिलिट्री शासन होता है यहाँ पर, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, उस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो परिषद है वो एक समान पद के सभी विभागों के अधिकारी होते हैं इसमें। मतलब यहाँ पर इस परिषद में
एक ही समान, यानी कि इसका जो कैडर होता है वो बिल्कुल एक समान होता है और एक समान पद के यहाँ पर अधिकारी होते हैं, जो कि सत्ता के सभी प्रशासनिक इकाइयों में संतुलित रखने के लिए उत्तरदायित्व संभालते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके की यहाँ पे यूनिट होती हैं, उन सभी इकाइयों को यहाँ पर संतुलित रखने के लिए अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके उत्तरदायित्व को संभालते हैं। तो जुंटा में किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं होता, यानी कि जुंटा जो होता है, ये परिषद जो होती है, परिषद किसी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं आती है। यहाँ पर विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ मिलकर अपनी अपनी यूनिट को और अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हैं, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पूरे फुल पावर में नहीं रहता है, पूरी की पूरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिवाइड की जाती है सभी लोगों में। तो इसको, इस टर्मिनोलॉजी को जुंटा कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल सीधे सीधे दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका देश इसका सीधा साधा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इस तरीके से वहां पर जो पॉलिसी अपनाई जाती है वो एक प्रकार से परिषद के रूप में यहाँ पर पूरे के पूरे दायित्व को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कहां पर? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिकी के देश इसका सीधा साधा एक एग्जाम्पल कहलाता है। ठीक है, तो जुंटा के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है द्विपक्षी। द्विपक्षी के बारे में बात कर लेते हैं। द्विपक्षी जो है ये एक सीधा अर्थ इसका जो होता है वो दो पक्ष। द्विपक्षी सीधे सीधे टर्मिनोलॉजी से आप समझ गए होंगे, द्विपक्षी का मतलब होता है दो पक्ष। इसमें जो अर्थ होता है वो दो पक्ष होते हैं। यहाँ पर दो पक्ष यानी कि राजनीति में इसे किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर राजनीति में इसे किसी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराज्यीय समझौते के दो पक्षों के द्वारा सहमति या फिर बातचीत के संबंध में उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से इसमें इसकी परिभाषा दी गई है वो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो अर्थ है एक अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या फिर इंटर स्टेट लेवल पर एक जो समझौता होता है उसके बीच में, दो पक्षों के बीच में जो एक समझौता किया जाता है, आपस में जो सहमति हो जाती है, सहमति या फिर बातचीत के संदर्भ में किसी टर्मिनोलॉजी को उपयोग किया जाता है, उसको द्विपक्षी कहा जाता है। तो इसको अगर एग्जांपल लिया जाए तो द्विपक्षी वार्ता यानी कि दो समूह के एक साथ बैठ के किसी चीज पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिसीजन लेते हैं और कहीं पर एक सहमति बनती है, उस सहमति में दो पक्ष जुड़ते हैं, तो वहां पर इस टर्म का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा वर्ड है, इसलिए ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसके बारे में समझ सकते हैं उसके हिसाब से। जिस पर दो पक्ष, सीधे के सीधे दो पक्ष यहाँ पर जब बैठ जाते हैं तो उसको द्विपक्षी कहा जाता है, आपस में चर्चा करने के लिए किसी टॉपिक पर, चाहे वो दो देश हो या फिर राष्ट्रीय मामला हो, यहाँ पर जहाँ पे कि पोजीशन ऑपोजिशन बैठ जाती है, यानी पक्ष और विपक्ष जब बैठ जाते हैं तो द्विपक्षी बात हो जाती है। या फिर इंटर स्टेट, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय जो समझौते होते हैं उस पर अगर चर्चा होती है तो वो वाली बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता जिसको कि सेकुलर कहा जाता है, सेकुलर इंग्लिश वर्ड है, जिसमें कि किसी एक धर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। सभी धर्म एक साथ मिलकर जब किसी एक देश में एक साथ रहते हैं और जिसमें कि हर धर्म के लिए अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता होती है, उस धर्म को धार्मिक, उस धर्म के व्यक्ति को वहां पर अपने धर्म को अपनाने के लिए, अपने धर्म से जीने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उस टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का उपयोग किया जाता है। आगे समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी कि उस देश में यहाँ पर वहां के रहने वाले नागरिकों को पूर्ण रूप से जब धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, इसमें प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार होता है, उसकी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार होता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को, उस शब्दावली को धर्मनिरपेक्षता के रूप में लिया जाता है। और इसका जीता जाता उदाहरण अपना भारत है। भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है अपना भारत। तो एक जीता जाता उदाहरण सेक्युलर कंट्री जिसको कहा जाता है, तो सेक्युलर कंट्री है वो है अपना भारत, जो कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में है।
साफ साफ लिखा गया है, सेकुलर वर्ड का उपयोग किया गया है धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे कि विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं और उनको अपने धर्म से रहने का यहाँ पर अधिकार है, अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार जीने का पूर्ण अधिकार है। तो वो देश वह देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है और इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, यानी कि जिसमें कि राज्य के सभी धर्मों को के साथ में समानता का व्यवहार होता है, वो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी, जो कि अगला शब्द है वो है धर्मतंत्र। क्या है? धर्मतंत्र। अगर धर्मतंत्र की बात करें तो ये शब्दावली जो है वो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कि सरकार का संचालन धर्म प्रधानों द्वारा धार्मिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कि सरकार का संचालन धर्म प्रधान धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, यानी कि इसी सरकार में धर्म को अंदर एंटर करवा दिया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक सिद्धांत के अनुसार वहां के तंत्र को चलाया जाता है, उसको धर्म तंत्र कहा जाता है। यानी कि धर्म से चलाने वाला तंत्र, धर्म के अनुसार चलाने वाली व्यवस्था, उस व्यवस्था को कहा जाता है धर्म तंत्र। धर्म से चलने वाला सिस्टम, किसी भी एक धर्म से चलने वाला सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें कि राजनीतिक व्यवस्था में धर्म प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या है? जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था में एक धर्म का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, यानी कि एक किसी धर्म का ही यहाँ पर पूरा संचालन होता है, एक धर्म के द्वारा ही पूरा सिस्टम चलाया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में अगर धर्म आ जाता है तो फिर वो धर्म तंत्र कहलाता है। उस धर्म से ही पूरे देश का संचालन व्यवस्था, पूरे देश को चलाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है धर्म तंत्र की व्यवस्था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को धर्म तंत्र क्या कहा जाता है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? धर्म तंत्र कहा जाता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो धर्म तंत्र की बात हो रही थी। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पर धर्म तंत्र या फिर थियोक्रेसिस कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल सीधे सीधे प्राचीन, अगर रोम की बात की जाए, प्राचीन सभ्यताओं की बात की जाए, तो प्राचीन सभ्यता में प्राचीन रोम कैथोलिक साम्राज्य जो होता था, प्राचीन रोम कैथोलिक साम्राज्य और वर्तमान में ईरान में जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है ना, इस सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था को क्या धर्मतंत्र आधारित व्यवस्था कहा जाता है। ईरान में जो व्यवस्था है वो भी व्यवस्था सेम धर्म आधारित व्यवस्था है। और पहले रोम कैथोलिक जो एक पूरा समुदाय था वो समुदाय भी धर्म आधारित था। तो ये जीता जागता उदाहरण एक एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं। ईरान में धर्मतंत्र यानी कि वहां पे पूरा का पूरा जो सिया समुदाय है, सिया समुदाय और सिया जो एक कैडर है वो अपने धर्म को सिया तरीके से मानते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग सिया धर्म के रहते हैं और सिया धर्म यानी कि मुस्लिम में जो सिया समुदाय है वो अपने पॉलिसी को और अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। ईरान में सारा पूरा का पूरा तंत्र मैक्सिमम वहां पर सिया समुदाय निवास करता है। तो मेरे ख्याल से धर्म तंत्र को यहाँ पर आपको समझना आसान हो गया होगा। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जिसको कि इंग्लिश में पोलराइजेशन कहा जाता है। क्या 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 जाता है? पोलराइजेशन कहा जाता है।
तो पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण का अगर शब्द देखा जाए तो जब समान विचार रखने वाले लोग किसी एक दल या फिर समूह में विश्वास करते हैं तो उस दल में सम्मिलित हो जाते हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति को ध्रुवीकरण कहा जाता है, यानी कि जहां पर एक ही प्रकार के विचार रखने वाले लोग होते हैं, एक ही तरीके से सोचने वाले लोग होते हैं और किसी एक दल या समूह में विश्वास करते हैं, किसी भी एक दल या समूह में विश्वास करते हैं तो उसी दल में सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि उस दल में मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को ध्रुवीकरण कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर विचारों की बात हो रही है, यानी कि अपने खुद की एक व्यक्तिगत जो विचार होते हैं, अगर विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विचार मिल जाते हैं तो मिलने के बाद में वो वहां पर क्या हो जाता है, एक साथ मिलने की बात हो जाती है और वो किसी एक दल में एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उस तरीके से वो एक ही दल में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को ध्रुवीकरण पोलराइजेशन कहा जाता है, अपने ग्रुप में शामिल करना कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आज की समय की जो व्यवस्था है जिसमें कि अधिकतर इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। राजनीतिक जो व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर इस टर्म को अपने भाषण में अपनी कई जगह पर लेते हैं। आपने देखा होगा ध्रुवीकरण करना, ध्रुवीकरण कर दिया गया है, इसका ऐसी शब्द आपने कई जगह सुने होंगे। तो मतलब यहाँ पर एक समान विचार वाले लोगों को किसी एक या एक दल समूह के विश्वास जब करते हैं तो वो एक दल में सम्मिलित हो जाते हैं और एक साथ उस विचार की बात करते हैं और अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। तो इसको कहा जाता है ध्रुवीकरण करना, पोलराइजेशन करना। ध्रुवीकरण आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, अगला जो शब्द है वो है निर्वाचक मंडल। सारे के सारे राजनीति शब्दावली है, ये राजनीति में उपयोग करने वाली शब्दावली है, पॉलिटिकली टर्मिनोलॉजी है ये, जिसको कि उपयोग में लाया जाता है। तो अगला जो है वो है निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल की बात की जाए तो निर्वाचक मंडल ऐसे व्यक्तियों का समूह या फिर निकाय जो कि किसी संस्था के प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख को चुने जाने के लिए नियुक्त, मनोनीत अथवा निर्वाचित किया गया है। ठीक है ना, कैसा ऐसे व्यक्ति का समूह जो कि निकाय या किसी संस्था के प्रमुख या राष्ट्र के प्रमुख को चुने जाने के लिए नियुक्त या मनोनीत अथवा निर्वाचित किया गया हो, ठीक है ना, उसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। एक मंडल बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है और उसको पूरी की पूरी व्यवस्था को कंट्रोल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति को चुनने के लिए, नियुक्त करने के लिए, उसको मनोनीत करने के लिए, उसको निर्वाचित करने के लिए अगर उसको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो पूरा का पूरा जो मंडल है वो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है उसको निर्वाचक मंडल यानी कि निर्वाचन करने के लिए एक समूह, एक व्यवस्था जिसको कहा जाता है उसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। सामान्यतः ये निकाय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को चुने जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आज के समय में अगर हम भारत की बात की जाए तो अपने भारत में, अपने इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनने की जो विधि है उस विधि में निर्वाचक मंडल जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को चुनने के लिए जो गठित किया जाता है उसको यहाँ पर इस एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका, इसमें अमेरिका दिया हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उसके लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है, जो चुनाव किया जाता है, तो चुनाव में ये निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको निर्वाचक मंडल क्या होता है। अगली पॉइंट, अगली टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं। अगली है नौकरशाही। नौकरशाही शब्द है ये, अक्सर आपने कई बार सुना होगा ये नौकरशाही शब्द का, तो इसको हम आज भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नौकरशाही का मतलब जो होता है वो होता है शासन की इस प्रक्रिया में लोक सेवकों के द्वारा जो प्रशासन का संचालन किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से यहाँ पर सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, जैसे कि IAS, IPS ऑफिसर्स होते हैं, IFS ऑफिसर होते हैं, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है यहाँ पे कि प्रशासन का संचालन किया जाता है। तो इस व्यवस्था में सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व स्थापित रहता है, जिसको कि ब्यूरो, जिसके लिए एक शब्द है ब्यूरो, ठीक है ना। ब्यूरो एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका जो तात्पर्य है वो है शासन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्यूरो शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। ब्यूरो एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका तात्पर्य है शासन, और प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राष्ट्र के प्रशासन की व्यवस्था
और उसको निष्पक्ष बनाए रखने के लिए लोक सेवक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जैसे भारत में जो सिविल सेवक होते हैं, जो यहाँ पर परीक्षाओं के द्वारा, एग्जाम के द्वारा जो सिविल सर्विसेज होती हैं, है ना, यूपीएससी बोर्ड संचालित किया गया है। तो पीएससी बोर्ड जो कि राज्य शासन के लिए होता है, तो राज्य में जो अधिकारी नियुक्त होते हैं या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, जो कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं, वो पूरा का पूरा जो अधिकारियों का एक व्यवस्था होती है, तो वो अधिकारी व्यवस्था का वर्चस्व यहाँ पर स्थापित हो जाता है। और इसके लिए ब्यूरो एक शब्द का उपयोग फ्रांसीसी में किया है, यानी कि फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो नोट कर लीजिएगा, और उस शब्द से ही यहाँ पर ये नौकरशाही यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर सरकार पूरी की पूरी जो प्रशासन व्यवस्था है उसको निष्पक्ष बनाने के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति करती है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर ये पूरा काम होता है, उसमें प्रशासनिक ढांचे का आधार का ये स्तंभ कहलाता है, क्या, नौकरशाही। ठीक है, क्लियर हो गया होगा नौकरशाही का मतलब यहाँ पर क्या होता है। अगला पॉइंट, अगला जो शब्द है वो क्या है, परिसंघ। परिसंघ, परिसंघ को हम समझे तो ये एक ऐसी व्यवस्था है इस व्यवस्था के अंतर्गत कई स्वतंत्र राज्य संयुक्त रूप से किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक सरकार की स्थापना करते हैं और अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए इस परिसंघ में नागरिकों को प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, इस व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, कई स्वतंत्र राज्य यानी कई इंडिपेंडेंट जो स्टेट होते हैं वो संयुक्त रूप से किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक सरकार स्थापित करते हैं और अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए इस परिसंघ में नागरिकों का प्रत्यक्ष संपर्क यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि नागरिक डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट नहीं होते और सरकार को बनाने में नागरिकों का यहाँ पर कोई भी सहयोग नहीं होता है। और वहां पर ये संयुक्त रूप से स्टेट एक निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार की स्थापना कर लेते हैं और इसको एक ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त बनाने को सुरक्षित रखते हैं, यहाँ पर अपनी खुद की ऑटोनोमस को यहाँ पर सुरक्षित रखते हैं। और इसमें इसी शब्द में इसी तरीके की व्यवस्था को परिसंघ कहा जाता है। तो और इस परिसंघ में नागरिकों का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से नागरिक यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। समझ में आ गया होगा परिसंघ का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या महत्व है इस परिसंघ शब्द का। अगला देख लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना आपने हर जगह पढ़ी होगी, जिसमें कि किसी एक व्यक्ति किसी एक चीज के बारे में प्रस्तावित करना, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना, उसको बताना, शुरुआत करना, उसको प्रस्तावना कहा जाता है। किताबों में सबसे पहले प्रस्तावना का एक पेज आता है और अगर कहीं पर कोई प्रोग्राम चालू होता है, कोई भी कार्यक्रम चालू होता है तो उसके लिए उसको प्रस्तावित किया जाता है, उसको रखा जाता है, किसी मंच पर रखा जाता है, उसको प्रस्तावना कहा जाता है। एक सीधा साधा मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर हम सीधी भाषा में इसको अगर एक परिभाषा, एक डेफिनेशन के रूप में लें तो किसी भी राष्ट्र का संविधान का आरंभिक जो परिचय प्रदान करने वाले भाग को यहाँ पर प्रस्तावना कहा जाता है। जैसे कि भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है जिसको प्रियम्बल कहा गया है, उस प्रियम्बल को यहाँ पर प्रस्तावना के रूप में देखा जाता है। सीधा एग्जाम्पल अपने यहाँ पर समझ सकते हैं। तो संविधान के प्रमुख विशेषताओं को में प्रस्तावना का उल्लेख किया जाता है। क्लियर हो गया। किसी राष्ट्र के संविधान की आरंभिक परिचय प्रदान करने वाले भाग को प्रस्तावना कहते हैं या फिर इसको प्रियम्बल कहा जाता है। उस प्रियम्बल में संविधान में जो मेन पॉइंट होते हैं, जो संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य को यहाँ पे कंक्लूड करके प्रस्तावना में रखा जाता है। तो संविधान का प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तावना में उल्लेखित किया जाता है। जो संविधान की विशेषता है उस विशेषता का उल्लेख उस प्रस्तावना में रहता है। तो ये प्रस्तावना यानी कि किसी भी कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है, किसी भी कार्यक्रम का जो मेन एम होता है, वो प्रस्तावना में यहाँ पर रखा जाता है। उसके लिए प्रस्तावना शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में इतनी शब्दावली मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अगली क्लास में हम इससे आगे की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, जिसको कि पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, वो हम लेंगे। क्योंकि टर्मिनोलॉजी के जो शब्द है वो बहुत सारे हैं, तो एक एक साथ में हम कंप्लीट करेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार भारत की राज्य व्यवस्था पर हम ये क्लास अब जारी रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।